अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ में लगभग 300 से ज्यादा प्रिडिक्शन किए, ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट से लेके ग्रेविटेशनल वेव्स तक, और उनमें से कई प्रिडिक्शन 100 साल बाद जाकर प्रूव हुए। पर एक प्रिडिक्शन ऐसा था जो सिर्फ साइंस नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी को हिला गया, वो था टाइम ट्रेवल। आइंस्टाइन ने कभी कोई टाइम मशीन नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने स्पेस और टाइम के बीच का ऐसा कनेक्शन दिखाया जिसने साइंटिस्टों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है। और सबसे हैरत की बात, आइंस्टाइन के फॉर्मूले के बेस पर आज की दुनिया भर के साइंटिस्ट रियल वर्ल्ड ट्रैवल पर काम कर रहे हैं, ब्लैक होल, वर्म होल्स और इवन क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर। तो अब सवाल ये है, क्या आइंस्टाइन के फॉर्मूलों की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी एक दिन फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाएगी? और अगर टाइम ट्रेवल रियल है तो अब तक हम किसी टाइम ट्रेवलर से क्यों नहीं मिले? नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूँ और यहाँ मैं एनर्जी की फील्ड में रिसर्च करता हूँ। मेरे नाम पे 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर है और रोज नए एक्सपेरिमेंट, नए चैलेंजेस होते हैं। लेकिन एक सवाल है जो मैं बार बार सोचता रहता हूँ, क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? क्या हम कभी पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। मेरा मानना यह है कि शिक्षा पे हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। इसीलिए मैंने अपने चैनल का मिशन बनाया है, फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन नीड। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं और आप मेरा साथ देना चाहते हैं मेरे मिशन में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो जब भी मैं टाइम ट्रेवल के बारे में सोचता हूं, मुझे एक रीसेंट इंसिडेंट याद आता है। 2006 यूक्रेन का एक नॉर्मल सा दिन था। पुलिस को एक अजीब आदमी मिला, पुराने जमानों के कपड़ों में। एक विंटेज कैमरा उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, जैसे वो 1950s की किसी मूवी से सीधा निकल के आया हो। उस आदमी का नाम था सेर्गेई पोनोमारेंको। जब पुलिस ने उससे पूछा, आप कौन हैं, तो सेर्गेई ने जवाब दिया, मैं 1958 से आया हूं, मैं बस थोड़ी वॉक पे निकला था और अचानक सब कुछ बदल गया। I'm from 1958. I just went for a walk and everything changed. ये सुनकर पुलिस हैरान हो गई। उसके पास जो आइडेंटिटी कार्ड था वो यूएसएसआर के जमाने का था और उसके कैमरे में जो अनडेवलप्ड फोटोज मिली उनमें एक फोटो क्लियरली एक फ्लाइंग सॉसर्स यानी यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट को दिखाती थी और जो फोटो के एकदम बीच में थी। अथॉरिटीज ने जब पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए तो सच में एक ऐसे नाम का आदमी रहा करता था यूएसएसआर के टाइम पे, जो 1958 में गायब हो गया था और कभी वापस नहीं आया। और सबसे शॉकिंग बात, एक ओल्ड लेडी ने क्लेम किया कि वो सर्गेई की फियांसे थी और उनके पास एक और फोटो मिली जिसमें सर्गेई भी थे, लेकिन फ्यूचरिस्टिक फोटो थी जो फ्यूचर के सिटीस्केप को दिखाती थी। उस फोटो के नीचे लिखा था 2050। तो क्या सर्गेई सच में टाइम ट्रेवल करके आए थे या ये सब एक कोइंसिडेंस था? आज तक किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, टाइम ट्रैवल के सबसे अनसॉल्व्ड और शॉकिंग केसेस में ये एक केस सर्गेई का भी है। और अब इस कहानी के बाद सवाल उठता है, क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी है या कभी सच में ये हो सकता है? और जब भी मैं इन क्वेश्चंस के बारे में सोचता हूँ
तब अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तुरंत मेरे दिमाग में आता है। वो इंसान जिन्होंने टाइम को समझने का तरीका ही बदल दिया। आइंस्टाइन, जिनका नाम और जिनका चेहरा पूरी दुनिया में एक जीनियस सिंबल के नाम से जाना जाता है, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, एक सोच थी जो समय के पार देख सकती थी। लेकिन आइंस्टाइन बचपन में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे नहीं थे। आइंस्टाइन ने बोलना भी लेट शुरू किया था और उनके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे। स्कूल में टीचर्स भी उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका एटीट्यूड हमेशा रूल्स के अगेंस्ट था। और एक टीचर ने तो गुस्से में ये भी कह दिया था कि तुम्हारा सिर्फ यहाँ होना ही क्लास का डिसिप्लिन बिगाड़ देता है। सोचो, जिस इंसान की सोच ने दुनिया का टाइम समझने का नजरिया ही बदल दिया, उसको उनके स्कूल में एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कह के बुलाया जाता था। लेकिन इसी आइंस्टाइन ने दुनिया का सबसे फंडामेंटल लॉ चैलेंज कर दिया, टाइम और स्पेस को रीडिफाइन कर दिया। आइंस्टाइन सिर्फ टाइम को समझने में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे राज में डीपली ऑब्सेस्ड हो चुके थे और उन्होंने टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट में काफी पावरफुल थ्योरीज दी। जैसे कि 1905 में, ये वो साल था जिसे मिरेकल ईयर भी बोला जाता था। इसी टाइम में आइंस्टाइन ने एक ऐसी थ्योरी पब्लिश की जिसने दुनिया का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया, और वो थ्योरी थी स्पेशल रिलेटिविटी। उन्होंने बस एक लाइन बोली थी, टाइम और स्पेस हर किसी के लिए सेम नहीं होता। लेकिन उसके पीछे छुपा था एक राज जो आज भी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट को हैरान करता है। आइंस्टाइन ने दिखाया, अगर हम ज्यादा फास्ट मूव करते हैं तो हमारे लिए वक्त धीरे चलने लगता है, समय एक इल्यूजन बन जाता है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इफेक्ट हमें एस्ट्रोनॉट पे भी दिखाई देता है, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में ऑर्बिट करते हैं तो उनकी स्पीड करीब 18,000 किलोमीटर पर आवर की होती है, और इस स्पीड से वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इतनी हाई स्पीड की वजह से उनके लिए वक्त थोड़ा स्लो चलने लगता है, और जब वो वापस जमीन पर आते हैं तो वो लिटरली हमसे माइक्रो सेकेंड यंगर होते हैं। ये है आइंस्टाइन का टाइम डायलेशन। As you move faster through space, time slows down for you relative to those moving slower. और ये एग्जैक्टली वही फिनोमेना है जो आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रिडिक्ट किया था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है, जितनी ज्यादा स्पीड उतना धीरे टाइम। और इसका ISS का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एक रियल वर्ल्ड प्रूफ है। और इसी थ्योरी के साथ आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया जो हर स्कूल टेक्स्ट बुक का हीरो बन गया। ये फॉर्मूला आपने कई बार देखा होगा, कई वीडियोस में देखा होगा, E = mc²। तो E = mc², इसका मतलब क्या है? यहां पे E है एनर्जी, M है मास और C है स्पीड ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले का मतलब है मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा मास अगर लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए तो कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो हम आजकल न्यूक्लियर वेपन में यूज करते हैं, वो यही कॉन्सेप्ट है, E = mc²। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये एक नेचर का सीक्रेट कोड था जो आइंस्टाइन ने करीब 100 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। और ये तो बस शुरुआत थी। 1915 में आइंस्टाइन ने फिर से एक धमाका किया। इस बार उन्होंने ग्रेविटी को लेकर दुनिया का पूरा नजरिया ही हिला दिया। उन्होंने कहा, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जो न्यूटन सोचते थे। तो आपको पता होगा कि न्यूटन आइंस्टाइन के पहले के साइंटिस्ट थे और आइंस्टाइन न्यूटन से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। लेकिन न्यूटन का ये जो दावा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, उसको आइंस्टाइन ने नकार दिया था
उन्होंने कहा ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है, ये स्पेस और टाइम का कर्व है। ये चीज़ 1990 में एक सोलर एक्लिप्स से कंफर्म हुई और इसी चीज़ की वजह से आइंस्टाइन पॉपुलर होना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को पता चलने लगा कि आइंस्टाइन की दी हुई थ्योरीज करेक्ट थी। अगर आप इस थ्योरी को समझना चाहते हैं तो एक ट्रैम्पोलिन इमेजिन करिए। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, जैसा कि आइंस्टाइन हमेशा करते थे, वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए अपनी चीज़ों को प्रूव किया करते थे। तो जैसे एक ट्रैम्पोलिन है और ट्रैम्पोलिन के बीच में आपने बहुत सारा हैवी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक हैवी बॉलिंग बॉल रख दी, तो उसके आसपास जो छोटी बॉलिंग बॉल अगर आप डालोगे तो वो उस बॉलिंग बॉल के चारों तरफ घूमने लगेगी। इसी तरह हमारा सन भी है, जिसका भार बहुत ज्यादा होता है, जो स्पेस टाइम को कर्व करता है, और इसी वजह से हमारा प्लैनेट और बाकी प्लैनेट भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आइंस्टाइन ने हमें यह समझाया कि हम सिर्फ 3D वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं, हम एक 4D वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां टाइम भी एक वेरिएबल बन जाता है। अब जब हमने समझा कि टाइम बेंड हो सकता है, तो एक ऑब्वियस सवाल उठता है, क्या हम टाइम में ट्रेवल भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में? देखिए, आपने भी देखा होगा कई सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जो इस चीज के बारे में बताती है कि टाइम ट्रेवल हो सकता है, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर है, इंटरस्टेलर मूवी है, और हाल ही में आई एवेंजर्स द एंड गेम। इन सभी मूवीज में एक चीज कॉमन होती है, एक मशीन जिसमें एक डायल घूमता रहता है और वो बटन दबाते हैं, वो फ्यूचर में या पास्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये फिल्मों की कहानी है, क्या असल जिंदगी में भी ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? आइंस्टाइन ने कभी कोई टाइम मशीन नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी दी जो रियल लाइफ में स्लो मोशन टाइम ट्रेवल को प्रूव करती है, और उस थ्योरी का नाम है टाइम डायलेशन। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक एटॉमिक क्लॉक ली गई, वो एटॉमिक क्लॉक एक एरोप्लेन में रखी गई और दूसरी एटॉमिक क्लॉक धरती पे रखी गई। जब प्लेन अपना चक्कर लगा के वापस आया तो लोगों ने देखा कि उस प्लेन की जो एटॉमिक क्लॉक है वो माइक्रोसेकंड पीछे हो चुकी है, मतलब लिटरली टाइम स्लो हो गया है, यानी टाइम ट्रेवल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है, बस बहुत स्लो स्पीड में कुछ माइक्रोसेकंड के लिए। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। सन का लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जहां प्रोटॉन को लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट किया जाता है, एक 27 किलोमीटर की रिंग में इन पार्टिकल के लिए टाइम स्लो हो जाता है। वो 27 किलोमीटर की रिंग सिर्फ कुछ मीटर की हो जाती है। आइंस्टाइन ने एग्जैक्टली यही प्रेडिक्ट किया था और उनकी थ्योरी हर टेस्ट में पास होती जा रही है। आप सोचिए, आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से कितनी डिफिकल्ट चीजों को विजुअलाइज कर लिया करते थे और लोगों के सामने बड़ी आसानी से रख दिया करते थे, जिसे साइंस अभी तक प्रूव करने में लगी हुई है। अब ये जो टाइम ट्रेवल की स्टोरी है, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी है। मान लीजिए अगर हम लाइट की स्पीड पे नहीं जा सकते, तो क्या कोई शॉर्टकट है, क्या कोई रास्ता है जिसे हम वक्त को फोल्ड कर सके? जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया था कि वक्त यानी टाइम एक फोर्थ डायमेंशन हो सकता है, और इस टाइम को फोल्ड करके हम एक डायमेंशन या फिर एक जगह से कूद के दूसरी जगह पर पहुंच जाए। तो इस चीज का जवाब है वर्म होल्स। आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, एक ऐसा टनल जिसमें स्पेस और टाइम दोनों बेंड हो जाते हैं। एक ऐसा शॉर्टकट बन जाता है जहां एंट्रेंस का पॉइंट अलग होता है और इस एग्जिट का टाइम भी अलग हो सकता है। लेकिन ये थ्योरी बहुत ज्यादा वाइल्ड है, अभी तक कोई इसे प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए हमें चाहिए होगी नेगेटिव एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो रिपल करती हो, ना कि अट्रैक्ट करती हो। अभी तक नेगेटिव एनर्जी थ्योरी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसे कभी भी जनरेट नहीं किया है।
तो जब तक हम इस एग्जॉटिक एनर्जी को समझ नहीं लेते, वार्म होल और टाइम ट्रेवल एक ड्रीम ही रह जाएगा। ये एक ब्यूटीफुल थ्योरी है, लेकिन रियलिटी से अभी दूर है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि टाइम ट्रेवल सिर्फ स्पीड और शॉर्टकट का खेल नहीं है, ये कैजुअलिटी और पैराडॉक्स का भी खेल है। और अब हम उस पार्ट में जाने वाले हैं जहां साइंस फिक्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाता है। अगर हम टाइम ट्रेवल कर भी पाए तो क्या सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? क्या पास्ट में जाके हम कुछ भी बदल सकते हो बिना कॉन्सिक्वेंसेस के? तो अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां साइंस फिक्शन सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर हम टाइम ट्रेवल कर पाए तो। और इस प्रॉब्लम का नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आपको एक स्टोरी के थ्रू मैं समझाता हूं। सोचो, अगर आप एक टाइम मशीन में बैठे और आप चले जाते हो 80 साल पहले, जब आपके दादाजी जवान हुआ करते थे। वहां किसी रीजन से, आपके किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके दादाजी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। तो अब सवाल ये है, अगर आपके दादाजी ही नहीं रहे तो आप पैदा कैसे होंगे? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो टाइम मशीन में बैठ के कौन आया था जिसने वो टाइम को चेंज कर दिया? ये एक ऐसा लूप बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। इसी वजह से कई साइंटिस्ट कहते हैं पास्ट में टाइम ट्रेवल करना साइंटिफिकली बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है और ये इम्पॉसिबल सी चीज लगती है। तो इससे रिलेटेड स्टीफन हॉकिंस के भी कुछ थ्योरीज हैं। तो स्टीफन हॉकिंस आप जानते ही होंगे, दुनिया में टॉप फिजिसिस्ट में उनका नाम आता है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर टाइम ट्रेवल पास्ट में पॉसिबल हो सकता तो हम सब अभी तक फ्यूचर के टूरिस्ट से घिरे हुए रहते। और इस आइडिया को आइंस्टाइन ने कहा क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, यानी नेचर खुद पास्ट को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई भी उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। जब भी कोई पास्ट चेंज करने की कोशिश करेगा, यूनिवर्स या तो उसे रोक देगा या फिर उस चेंज को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यहां एक और वाइल्ड आइडिया आता है मल्टीपल यूनिवर्स का। तो आपको शायद पता हो, मैंने अपने चैनल पे मल्टीपल यूनिवर्स की वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। उस वीडियो में भी मैंने सेम चीजों का जिक्र किया हुआ है। और ये आइडिया कुछ साइंटिस्ट के लिए इस पैराडॉक्स का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जब भी आप पास्ट में जाके कुछ बदलते हो तो आपका पास्ट नहीं बदलता, वो टाइमलाइन सेम रहती है, लेकिन वो रियलिटी जिसमें आपने पास्ट को बदला है वो चेंज हो जाती है, यानी एक दूसरा यूनिवर्स बन जाता है। आपकी जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी वो सेम रहती है, लेकिन दूसरा तरह जो यूनिवर्स बनता है उसके अंदर कुछ दूसरी चीजें हो रही होंगी। यानी अगर आपने अपने दादाजी के साथ कुछ बदल भी दिया हो पास्ट में, तो भी ओरिजिनल रियलिटी में सब नॉर्मल रहेगा, सिर्फ आप एक और नई ब्रांच में रह गए हो। और हाँ, ये कोई नेटफ्लिक्स साईफाई नहीं है, ये रियल साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स जिसमें आइंस्टाइन ने भी काम किया था, उन्होंने प्रोबेबिलिटी और सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हर पॉसिबल आउटकम किसी ना किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में हो रहा होगा। तो सोचिए, अगर टाइम ट्रेवल रियल है, शायद हम अपने ही यूनिवर्स में पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन किसी और पैरेलल यूनिवर्स में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ थ्योरी है। अब तक कोई टाइम ट्रेवल फ्यूचर से क्यों नहीं आया? और अगर आया हो तो हमसे क्यों नहीं मिला? और अगर आया भी है तो क्या वो हमसे छुप कर रह रहा है और हमें पता नहीं चलता? क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियो जिसमें लोगों ने बताया है कि ये पास्ट में भी लोग थे और यही सेम आदमी फ्यूचर में भी दिखाई देते हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, फ्यूचर में क्या होगा? हम कभी एक रियल टाइम मशीन बना पाएंगे जिसमें बैठकर हम पास्ट या फ्यूचर में जा सके? ये आइडिया सिर्फ साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है,
आज के साइंटिस्ट भी इस राज पे रिसर्च कर रहे हैं। नासा और सन और दुनिया के लीडिंग फिजिक्स लैब में आइंस्टाइन की थ्योरी को हर एंगल से परखा जा रहा है और धीरे धीरे करके ये थ्योरीज प्रूव भी हो रही है और रियल टाइम में हमको एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉर्म होल्स, टाइम डायलेशन, ब्लैक होल्स। ये सब आइंस्टाइन ने थ्योरीज दी थी अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू और आज ये एक एक्टिव रिसर्च का टॉपिक बन चुकी है और इनमें से कई सारी चीजें तो प्रूव भी हो चुकी है। जो सन का लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है, जैसा मैंने बताया, वहां पे कई सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं। नासा ने अभी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनाया है, तो पहले लोग समझते नहीं थे कि ग्रेविटेशनल एक वेव भी हो सकती है और सभी फिजिसिस्ट इस पजल को सुलझाने में लगे हुए हैं कि स्पेस और टाइम के रूल्स को कैसे समझा जाए। लेकिन प्रैक्टिकली टाइम मशीन बनाना अभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टाइम मशीन बनाने में हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होगी और जो क्वांटम लेवल पे जो अनसर्टेनिटी होती है वो सब रियल वर्ल्ड मशीन में फिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर एक रे ऑफ होप है क्वांटम मैकेनिक्स, एक एरिया जहां आइंस्टाइन खुद भी अनकंफर्टेबल थे, लेकिन आज वही जगह फ्यूचर के डोर्स ओपन करती है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। दो पार्टिकल्स दूर दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंस्टेंटली कनेक्टेड होते हैं और आइंस्टाइन ने इस चीज को कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अगर हम इस चीज को समझे तो आजकल के साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और ये आइडिया लेके आए हैं क्वांटम टनलिंग का, जहां पार्टिकल एक बैरियर के पार बिना फिजिकली क्रॉस किए दूसरी जगह अपीयर हो सकता है। तो क्वांटम टनलिंग है पार्टिकल एक बैरियर के पार बिना फिजिकली क्रॉस किए अपीयर हो सकता है। तो क्या कल को हम इंफॉर्मेशन या इवन मेमोरीज को फ्यूचर या पास्ट में भेज सकते हैं? क्योंकि क्वांटम टनलिंग ने एक पार्टिकल को दूसरे जगह भेजने में सफलता पाई है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है एथिक्स। सोचिए, अगर हमने एक टाइम मशीन बना भी ली तो उसका यूज कौन करेगा? अगर किसी ने पास्ट बदल दिया, एक वॉर रोका या स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? क्या एक गलती पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती है? ये सिर्फ साइंस नहीं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हो सकता है इसी वजह से कोई टाइम ट्रैवलर फ्यूचर से अभी तक हमारे पास पास्ट में नहीं आया है। शायद उन्होंने सीख लिया कि पास्ट को छेड़ना अलाउड नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो यहीं कहीं आसपास हो, सिर्फ हमसे छुपकर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं दिया, उन्होंने हमें सोचने के लिए एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने दिखाया कि जो इम्पॉसिबल लगता है वो सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल है जब तक उसे कोई प्रूव नहीं कर देता। एक इंसान जिसे लोग कहते थे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, उन्होंने दुनिया के रूल्स ही बदल दिए। तो अगर आइंस्टाइन टाइम और स्पेस के लॉज तोड़ सकते हैं, तो आप भी अपने डाउट्स, अपने कंफर्ट जोन और अपनी सोच को बदल सकते हैं। जो सबसे बड़ा लेसन आइंस्टाइन से मिलता है तो वो ये नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, बल्कि ये है कि आपको सिर्फ एक सवाल पूछना आना चाहिए, क्यों और क्यों नहीं। तो आज के वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सब कुछ बताऊं, और मेरे को जितना पता था और मैंने जितना रिसर्च किया मैंने सारा इस वीडियो में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर सके। अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए कि अगर आप टाइम मशीन में बैठे होते तो किस वक्त में जाते, पास्ट में या फ्यूचर में? क्योंकि अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं ज़रूर फ्यूचर में जाना चाहता, मैं अपने पास्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ता। तो मैं हूं सुमित कुमार, अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर से आपका सर घुमाने। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।